Aditya unmuted me. He has to see the message. आपका आप नहीं, आप he will- unmuted he will. नहीं थे. Message here. He will. We can hear it. Okay, now he will. हाँ एसपी साहब अब अपन शुरू करें अब. शुरू करें, ठीक है. हाँ हाँ सब लोग ज्वाइन कर जाएंगे, ठीक है. हाँ 132 पार्टिसिपेंट्स तो हैं यहाँ पे जूम पे ठीक है. और अबाउट 30-40 ऑन यूट्यूब ऑल्सो. सो हाँ ठीक है, शुरू करें. हाँ शुरू करें. ओम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो ओम नमः सिद्धेभ्यः. जाना का ये शिविर शुरू हो गया है और लगता है आप अपन शायद 30-35 सालों से ये शिविर कर रहे हैं और पहली बार ये अलौकिक तरीके से हो रहा है, जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी. और लास्ट टाइम जब मैं आया था तो पूरी तैयारी के साथ से अगली साल ये करेंगे शिकागो में करेंगे, अतुल भाई पूरी प्लानिंग करके बैठे थे. और अब भी लोगों को समझ में नहीं आया, जो दादा बात कर रहे थे कि सर्वज्ञ के ज्ञान में सब कुछ आ गया है, और अब भी अपने को ये बात समझ नहीं आए तो कब आएगी. और ये कोरोना ने पूरे अकेले हिंदुस्तान में नहीं, अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया में. और कोरोना की वजह से अगर समझ में ये बात नहीं आई कि हम कुछ करने वाले नहीं है, करता धरता नहीं है, तो अब कब समझ में आएगी. प्रकृति ने भी इतना बढ़िया मौका अपने को दे दिया है समझने के लिए. मैंने तो एक कविता लिखी थी जो YouTube पे है, 2 कुत्तों की प्राइवेट बातें. और 2 कुत्ते बातें कर रहे हैं कि ये तो परमाणु बम बना लिए, इनने बम फोड़ लिए, इनने ये कर लिया, वो कर लिया, AI बना लिया, सब कुछ कर लिया. और जरा सा कोरोना की वजह से सारे के सारे लोग अपना मुंह बांध के घर में बैठे हैं दुबके हुए. और हम कुछ करने वाले होते तो सब कर जाते हैं. लेकिन कोई बात नहीं, ये जो गुरुदेव श्री का तत्व ज्ञान है जो हमें मिला है वो किसी धारा तो रोकने वाली नहीं है. और ये अब हम डिजिटल मीडियम से पहुंच रहे हैं और ये आपके घर तक पहुंच गया है. इसे मैं कहता हूं कि इस तत्व ज्ञान की सर्जिकल स्ट्राइक है कि आपके घरों तक पहुंच गया है, आपके यहां तक आ गया. मेरी आवाज सही आ रही है ना आपको अतुल भाई, विपिन जी, सही आ रही है आवाज? बिल्कुल सही आ रही है. ठीक है, थैंक यू सो मच. अब मैंने कई बार कंफर्म कर लूं तो मैं बोलते रहूं, आप तक पहुंचे नहीं कहीं. और ये सर्जिकल स्ट्राइक इसलिए कि आपके घरों तक पहुंच गए हैं, आपके घर के अंदर तक पहुंच गए हैं. क्यों सुरेश भाई, ठीक है ना? बिल्कुल आपका एक्शन दिखाएगा. आप म्यूट हैं सब लोग, आपका अंगूठा, आपकी ताली, ये सब एक्शन आपके फेस एक्सप्रेशन दिखाई देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप ध्यान से सुन रहे हो. ठीक है, तो ये तो हिंदुस्तान में भी बहुत जबरदस्त मोमेंटम है, आप सब लोग देख रहे होंगे. और यहाँ जितने प्रवचन पहले नहीं हो रहे तो उससे ज्यादा हो रहे हैं और लोग बहुत लाभ ले रहे हैं. और मुमुक्षुओं के लिए तो एक पुण्य का उदय आ गया है कोरोना वास्तव में. और मतलब बहुत अलौकिक माहौल है देश में. और अब विदेश और देश तो एक ही हो गए डिजिटली, तो आपको भी महसूस तो हो रहा होगा. मैं इन 3 दिनों में एक विशेष विषय पे बात करने वाला हूं आपसे. 3 दिन हमारे पास हैं, मतलब ऑलमोस्ट 3 घंटे. और इस टॉपिक पे बात तो अतुल भाई से हुई थी कि टोडरमल जी पे हम बात करें. डेफिनेटली हम टोडरमल जी पे ही बात कर रहे हैं, क्योंकि जो बात मैं बात कर रहा हूं वो टोडरमल जी की बात है, वो समयसार की बात है, वो गुरुदेव श्री ने उसका प्रतिपादन किया, मैं उसकी बात करूंगा. मैं बात करूंगा समयसार की गाथा पे. जब मैं लैंड करूंगा इस पूरे टॉपिक को तो मैं समयसार की गाथा पे लैंड करूंगा. गुरुदेव श्री के जो प्रवचन हैं, दादा ने अनुशीलन में उसमें जो कुछ स्पष्टता की है उस पर मैं लैंड करूंगा. और ये तीसरे प्रवचन में ये बात खत्म पूरी होगी. अखिल जी ठीक है? तो टॉपिक है लॉ ऑफ डिटैचमेंट. और मैं चाहता ये हूं कि आप सब लोगों के बच्चे भी यहां होते तो उनको भी बहुत मजा आता है ये बात समझने के. लेकिन चिंता मत करो, ये जूम पे नहीं है, साथ में यूट्यूब पर भी है. जूम पे तो ये खत्म होते ये सब खत्म हो जाएगा. रिकॉर्डिंग हो रही है तो आपको रिकॉर्डिंग मिल सकती है,
लेकिन यूट्यूब पे तो एक परमानेंट वैल्यू की तरह पड़ा ही रहेगा, तो वहां पे सुना जा सकता है। और बच्चों को अगर आप बुला लो, क्योंकि बच्चे हो सकता है कि शिविर में नहीं आ पाए अभी तकलीफ की वजह से, लेकिन घर पे तो रह सकते हैं, उनको वो सुन तो सकते हैं घर पे, अगर आप थोड़ा सा उनसे कहें और उनको ये बताओ कि हम लॉ ऑफ डिटैचमेंट की बात कर रहे हैं। ये जो मैं लॉ ऑफ डिटैचमेंट की बात कह रहा हूं ना, ये बात तो जैन दर्शन की है, जिनागम की, और मैं सच कह रहा हूं, मैं बहुत बहुत उत्साहित होता हूं इस बात से कि जो जैन दर्शन के पास जो सिद्धांत हैं, जो मतलब जैन दर्शन के सिद्धांत कहें या वस्तु का स्वरूप कहें, ये बात कहें कि जो यथा स्वरूप प्रकृति का नियम है, वो इतने अलौकिक हैं, इतने अद्भुत हैं कि दुनिया में इससे बड़ी कोई चीज है ही नहीं। चाहे दुनिया का कोई मोटिवेशन गुरु हो, चाहे दुनिया का कोई पीस ऑफ माइंड और हैप्पी लिविंग फलाना टीम का, वो अगर बात करेंगे तो इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर से हमें धर्म का जामा पहना के हम बात करते हैं तो हमारे बच्चे सुनते नहीं है। अरे धर्म की बात कर रहे हैं, ये बुढ़ापे की चीज है, ये जब अब बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे। लेकिन उनसे कहो कि तुमसे हम आर्ट ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं, तो भाई 5,000 रुपए का टिकट लेके वो डॉलर में कन्वर्ट कर लेना, वो सुनेंगे आके। मैं कहूंगा कि एक बूट कैंप हो रहा है जिसमें हम बात करेंगे आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग की, और बूट कैंप में तुमको आना है तो वे जरूर टिकट लेके आ जाएंगे। अभी धर्म की बात करेंगे तो उनका मुंह सिकुड़ जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि धर्म मतलब बैकवर्ड लोगों का काम है, ये पुराने लोगों का काम है। लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि ये सबसे फॉरवर्ड चीज है, समझ में उन्हें नहीं आता कि यार इससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती। मैं उसी भाषा का प्रयोग करते हुए आपसे बात कह रहा हूं, और मैंने आपसे कहा कि मैं लैंड वहां करूंगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमने कहां से इस बात को उठाया था। मैं इसकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करूंगा, जो मेरा शुरू से मानना रहा है, और मैं मानता हूं कि जैन दर्शन के सिद्धांत और ये तत्व ज्ञान सिर्फ मंदिरों में पढ़ने की चीज नहीं है, 1-2 घंटे सुनने की चीज नहीं है। यहां से सुन के और समझ के जीवन के हर पल और हर क्षण में उसका उपयोग करने की चीज है। वो जीवन है, वो जीवन का अंग नहीं, जीवन है। यस सुरेश भाई, वो जीवन है, वही जीवन है, और उसको प्रतिपल वो हमारी वो उसकी धारा चलती रहनी चाहिए, उसकी धुन चलती रहनी चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं उस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर भी जाऊंगा, मैं उदाहरण लेके आऊंगा वो जमीन से, वो उदाहरण लेके आऊंगा मैं वो डे टू डे की लाइफ से, और हम उसको डिटेल में बात करेंगे 3 दिनों में 3 घंटे में। मेरी उम्मीद है आपके पास तो डायरी पेन होगी ही। अतुल भाई ने अभी तो डिजिटली भेजी है, तो वैसे तो होते तो आप दे देते। हाँ, ये डायरी पेन है, बिल्कुल सुरेश भाई। तो डायरी पेन आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि वो पूरे उससे ज्यादा नोट्स मेरे पास तैयार हैं जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। तो मैं पूरी प्रिपरेशन के साथ बैठा हूं, और मुझे आपसे भी उम्मीद है कि आप भी बैठो वैसे ही उसी प्रिपरेशन के साथ। आप लोग तो बहुत अच्छे हो, बैठते भी हो डायरी पेन लेके। हिंदुस्तानियों की तकलीफ ज्यादा है, मुझे हर क्वेश्चन से पहले उनसे कहना पड़ता है ले आओ भैया, मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं। और आप लोग तो मैंने पिछले बार देखा था, आप तो बहुत अलर्ट हैं और आप बहुत सेंसिटिव हैं, और आप पूरी तैयारी से बैठते हैं, और आपने खोल लिए, मुझे अच्छा लगा, ये खुशी हुई। एक्चुअली ये अभी काम नहीं आती, हमें सोचते हैं कि अभी ठीक है, हमें सब याद रहता है, लेकिन याद नहीं होता। हमारा ब्रेन का एक प्रॉब्लम होता है, हम चीजों को भूल जाते हैं। लेकिन जब लिखी हुई होती है और जब बाद में उसे गो थ्रो करते हैं तो वो स्ट्राइक करता है और हमें याद आना शुरू हो जाता है, और हमें वो जैसे हम कहते हैं कि रिफ्रेश हो जाता है वो। ठीक है, और अतुल भाई ने कैमरा को बहुत डिस्टेंस पे लगा रखा है, तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर मैं मान रहा हूँ क्षितिज भी वहीं पर है, राइट? हाँ, कुछ अलग से सेटअप कर रखा है आपने, गुड, वेरी नाइस। मैं क्वेश्चन यहां से उठा रहा हूं, मुद्दा है, प्रश्न है लॉ ऑफ डिटैचमेंट। हिंदी में बात करेंगे तो बात करेंगे अनासक्ति का सिद्धांत। थोड़ा कठिन हो गया ना, पर है तो वही, अनासक्ति का सिद्धांत, लॉ ऑफ डिटैचमेंट। आजकल इसका फैशन हो गया है, मैं आपको सच कह रहा हूं। आप जाके यूएस में देखो, दीपक चोपड़ा बात कर रहा होगा लॉ ऑफ डिटैचमेंट की, गीता में लिखा होगा लॉ ऑफ डिटैचमेंट मतलब अनासक्ति का सिद्धांत, बाकी जगह भी लिखा होगा। लेकिन जो जैन दर्शन के पास जो मर्म है, जो बारीकी है, जो मूल बात है, वो धरती पे दुनिया में किसी के पास नहीं है। उन्हें शब्द पकड़ लिए, लेकिन वो जो सिद्धांत है, जो बारीकी है, वो किसी और के पास नहीं है, मूल बात। तो ये चर्चा का विषय तो बन गया है लॉ ऑफ डिटैचमेंट, पर असली बात किसी को पता नहीं है, इसलिए मैंने मुहिम उठाई कि हम उस असली बात तक पहुंचेंगे।
जो सत्य है, वस्तु का स्वरूप है। हिंदी में बात करेंगे अनासक्ति का सिद्धांत, लेकिन हम डिटैचमेंट का प्रयोग ज्यादा करेंगे, उससे आपको क्लैरिटी आएगी। एक तकलीफ और है, कुछ कठिन शब्दों की वजह से हमारे को वो भाव भाषण नहीं हो पाता कई बार। तो जिन शब्दों से भाव भाषण हो, जिन शब्दों से हमें एक्साइटमेंट हो, जिन शब्दों से हमें उत्साह आए, जिन शब्दों से वो बात अंदर तक पहुंचे, उन शब्दों का प्रयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा पर्पज उन शब्दों का नहीं है, उन भावों का है जो हम समझना चाहते हैं। प्रयोजन क्या है जीवन का? व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ? सोचें। मैं जो पॉज दे रहा हूं वो इसलिए नहीं कि मैं चीजों को भूल गया हूं, मैं पॉज दे रहा हूं इसलिए क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े रहें। मैं पॉज दे रहा हूं इसलिए कि आप भी वो सोचें जो मैं सोच रहा हूं। हम एक इंटरेक्टिव वर्कशॉप जैसा बात कर रहे हैं, आपसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, और मुझे भी उसमें मजा आएगा और आपको भी मजा आएगा। व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ? जिंदगी का पर्पज क्या है? टोडरमल जी ने चौथे अधिकार में बहुत बढ़िया सदे हुए शब्दों में लिखा कि प्रयोजन क्या है, और जो प्रयोजन है उसको उन्होंने आगे लेके गए कि अब प्रयोजन भूत क्या है। मैं इसे थोड़ी सरल भाषा में कह देता हूं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ। और जो पर्पज है कि हम जो कर रहे हैं और जो सोच रहे हैं वो उस पर्पज को आगे ले जाने के लिए कर रहे हैं या किसी और के लिए कर रहे हैं। दो पर्पज में कह सकता हूं। लौकिक पर्पज ये हो सकता है कि मेरे सुख संपत्ति साधन मिल जाएं, मेरे को ऐसे संयोग मिल जाएं जो मुझे अनुकूलता दें। यस, सुरभि ने लिखा है, राइट, कंटेंटमेंट एंड द हैप्पीनेस। गुड। अगर यही है ना सुरभि, तो हम इस बात पे आगे सोच सकते हैं। लेकिन कहीं ये तो नहीं कि ये बात तुमने जो लिखा है हैप्पीनेस, ये हैप्पीनेस सुपरफिशियल पर्पज हमने बना रखा हो। ये सोचना पड़ेगा। और जिस चीज से हैप्पीनेस मिलेगी, क्या हम उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं? ये डायरेक्शन कुछ और हैप्पीनेस की बात हम कुछ और कर रहे हैं। दो पर्पज हम मान सकता हूं कि एक तो लौकिक पर्पज हो सकता है, मैं आपसे बात कर रहा हूं इसलिए मैं बात दो पर्पज की कर रहा हूं। दूसरा पारलौकिक पर्पज हो सकता है कि यार ये संसार को छोड़कर मोक्ष में जाना है। इसमें कह सकता हूं कि हमें इस संसार में जो भी दुख हैं उसका कारण क्या है, मैं उसे हम इसे फाइंड आउट करेंगे 3 दिनों के अंदर। व्हाट इज द रीजन? क्या कारण है जिससे हम दुखी हैं? तो इसके लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हम पूरे विश्व को 2 टुकड़ों में भाग देते हैं। पूरे विश्व को हम 2 टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं। पूरे दुनिया को, विश्व को 2 टुकड़े कौन से होंगे? मुझे विभाजित करना है पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को, तो 2 टुकड़ों में विभाजित करेंगे। एक होगा जीव और एक होगा अजीब। ठीक है ना? एक जीव है, एक अजीब है। जीव कौन है? जिसमें जानना देखना है, जिसमें चेतन है, जो जान देख सकता है। और अजीब कौन है? जो जड़ है, जिसमें चेतना नहीं है, जो जान देख नहीं सकता। तो हाथी कौन है? जीव है कि अजीब है? हमने बालबोध पाठमाला भाग 1 में पढ़ा है कि हाथी की आत्मा जीव है, हाथी का शरीर अजीब है। तो फिर ये जो बेटा है ये कौन है? ये जो पत्नी है ये कौन है? कि मेरा जो पत्नी से संबंध है वो तो शरीर से है ना, मैं देखता उससे शरीर को हूं ना, तो मेरे लिए तो जड़ ही है, वो अपने लिए जीव है। मेरे लिए तो वो पत्नी अजीब है, क्योंकि मेरा उसका संबंध जड़ का संबंध है, मेरा उसका संबंध शरीर का संबंध है, और मैं उससे शरीर को ही देखता हूं, शरीर को ही जानता हूं, और वो ही संबंध है। तो मेरे लिए वो भी जड़ हो गया। तो इसका मतलब पूरे विश्व में एक मैं जीव और मेरे अलावा बाकी जो कुछ है वो सब अजीब, और मतलब एक पार्ट में और दूसरे पार्ट में पूरा विश्व। तो एक बात तो समझो कि हमारी ताकत और हमारी पावर कितनी बड़ी है। इस सारे लोग एक नीचे से सारे के सारे मेरे को छोड़ के बाकी सब एक कैटेगरी में है भाई। दो पार्ट हुए सिर्फ। ऐसा नहीं है कि जो मेरा पार्ट है इसमें कुछ और भी शामिल हो गया। इस पार्ट में मेरा शरीर भी शामिल नहीं है,
वो भी जड़ है। और जब मेरा शरीर भी शामिल नहीं है मेरे इस पार्ट में, तो सही से संबंध रखने वाले कोई मेरे कैसे हो सकते हैं? जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई। जब देह ही अपनी नहीं रही तो बाकी देह से संबंध रखने वाले अपने हो कैसे सकते हैं? तो मतलब एक तरफ अब जस्ट विजुअलाइज कि मैं, सिर्फ मैं, और दूसरी तरफ बाकी पूरा विश्व। तो इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि मैं एक जीव और बाकी सब अजीब। इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि मैं एक जीव और बाकी सब जड़। अब दुर्भाग्य क्या है वो सुनो। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि मैं जीव इस जड़ से अटैच्ड हूं। मैं जीव इस जड़ के साथ आसक्त हूं। मैं जीव और इस जड़ के साथ कुत्ते की तरह लपलपाता हुआ जो भी कुछ मुझे दिखाई देता है उसमें आसक्ति करने लगता हूं। मैं कुत्ते की तरह लपलपाता शब्द क्यों बोल रहा हूं? सॉरी, मुझे डॉगी बोलना चाहिए, कुत्ता नहीं। बुरा मान जाते हैं वो लोग जिनके घर में कुत्ता होता है कि हमारे कुत्ते को उन्होंने कुत्ता क्यों बोल दिया, डॉगी। कि उसकी जो लाट, जो जीभ लटकती है ना, उसमें वो लाट टपकती है, तो कैसा वो लपलपाता सा है। क्या हम ऐसे इन जड़ पदार्थों के प्रति लपलपाते हुए दिखाई नहीं देते? क्या इन जड़ पदार्थों के लिए, जड़ के प्रति हमारी ये आसक्ति कुत्ते की लटकती हुई जीभ में से टपकती हुई उस लार की तरह नहीं है? किसकी सिद्धार्थ भाई, किसकी? मेरी। थोड़े से अब जरा ना और क्लोज हो जाओ। अब वो जीभ की बात करते हैं तो लगता है किसी और की बात हो रही है, पड़ोसी की बात हो रही है। अब थोड़े से और क्लोज आते हैं। मेरी। प्रदीप भाई, मेरी प्रवृत्ति क्या इन जड़ पदार्थों के प्रति कुत्ते की लपलपाती जीभ और टपकती हुई उस लार की तरह नहीं हो रही है? आसक्ति, शब्दों का ध्यान रखना। अटैचमेंट जीव की हो रही है जड़ के प्रति, और वही आसक्ति अगर इस जीव की जड़ से हटके जीव की तरफ हो जाए तो काम हो गया। क्या अखिल, है ना? वो आसक्ति जड़ की तरफ है, इसलिए अनादि संसार है, और वो नहीं हटी तो अनंत काल तक ऐसे ही भटकते रहेंगे। और वो आसक्ति वो जड़ से हटके वो जीव की तरफ हो जाए तो काम हो गया कि नहीं? चिंता नहीं करना, अभी मैं उदाहरण एग्जांपल दूंगा, कठिन नहीं होने दूंगा विषय को बिल्कुल भी। या तो ये आसक्ति करता है, इस बात को सुनना ध्यान से, हम इसे एलोबरेट करेंगे बाद में, ध्यान से सुनना। या तो ये आसक्ति करता है या नफरत करता है, या तो अटैच होता है या हेट करता है। सुरेश जी, हम बात क्या कह रहे हैं? अनासक्ति की। हम बात हेट की नहीं कह रहे हैं, हम बात नफरत की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अनासक्ति की। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अब देखो, आप कितने एक्साइटेड हो रहे हो कि नहीं, पर मैं तो कुर्सी पे बैठा बैठा उछल रहा हूं। और मजे की बात तो है कि कोई मैं हूं या कोई भी विद्वान हो, उसे बात करते करते ज्यादा आनंद आता है, क्योंकि वो बात करते करते ज्यादा डूब जाता है श्रोताओं की अपेक्षा। तो गुरुदेव श्री को प्रवचन करते हुए देखो कितने आनंद में रहते थे, मस्ती में रहते थे, क्योंकि वो ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं ना अपने आप को। बिल्कुल सही कहा। हाँ, ये बीच बीच में एक वो कमेंट आ जाता है ना, तो लगता है कि बिल्कुल मैं सही दिशा में जा रहा हूं। क्योंकि अगर आमने सामने होते तो फिर तो मैं आपकी टेबल पे आ जाता, आपके पास आ जाता, आपसे पूछ लेता। तो डिजिटली ऐसे ही करना पड़ता है मुझे कुछ। या तो ये
आसक्ति करता है या नफरत करता है, या तो ये अटैच होता है या हेट करता है। मैं ना अटैचमेंट की बात कर रहा हूं, मैं ना हेट करने की बात कर रहा हूं, मैं अनासक्ति की बात कर रहा हूं, मैं डिटैचमेंट की बात कर रहा हूं। और अगर इसके ऊपर जाएं तो हमारा गोल है क्या? हमारा गोल है तोरल बेन विरक्ति। आई रिपीट, 3 शब्द हो गए, आसक्ति, अनासक्ति और विरक्ति, है ना? गजब की बात है ये, मतलब बहुत एक्साइटिंग बात है ये। 3 बात हो गई राजीव जी, सुनो। एक हो गई आसक्ति, एक हो गई विपिन जी आसक्ति, दूसरी हो गई अनासक्ति और तीसरी हो गई विरक्ति। तो मैं बात कर रहा हूं कि हम आसक्ति करते हैं या नफरत करते हैं। करना है अनासक्ति आज, और गोल है विरक्ति का। अब तीनों बातों के फर्क को हम समझेंगे आगे। अब अगर आसक्ति को गूगल करोगे ना, आप गूगल करना आसक्ति को, और वो जो शब्द मिलेंगे ना, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। फाल्गुनी बेन, हां, उसको गूगल करोगे तो आपको मिलेगा आसक्ति मतलब ममता। विपिन जी, आसक्ति मतलब राग, आसक्ति मतलब अनुराग। ये मैं अपने शब्द नहीं दे रहा हूं, ये गूगल के शब्द बोल रहा हूं। इससे आपको ख्याल आ जाएगा कि ये बात कितनी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में है। और अभी आगे के शब्द बोलूंगा तो पसीना आ जाएगा। आसक्ति मतलब ममता, आसक्ति मतलब राग, आसक्ति मतलब अटैचमेंट, राइट? आसक्ति मतलब अनुराग, आसक्ति मतलब बंधन, आसक्ति मतलब प्रीति, और सुनो, आसक्ति मतलब मूर्खता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप बुरा मान जाओगे, ये गूगल कह रहा है। हमारी जनरेशन को सर्वज्ञ से ज्यादा भरोसा तो गूगल पे है ना? हमें ज्यादा भरोसा तो एआई पे है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। अपने इंटेलिजेंस पे तो रहा नहीं भरोसा। अब बच्चे कहते हैं पापा नहीं गूगल किया मैंने, गूगल में पता चला ये चीज। अब इसको क्या पता गूगल में डाला किसने है? डालने वाले तो यही हैं, मूर्ख लोग। तो सुनो, आसक्ति मतलब मूर्खता, और सुनो, आसक्ति मतलब व्यसन। ओ माय गॉड, आसक्ति मतलब व्यसन। आप एक शब्द को समझो तो सही। मतलब मुझे, मेरे जिन जड़ से मुझे आसक्ति है, जिन रुपए पैसे धन दौलत से मुझे आसक्ति है, वो व्यसन है। जिस मकान से, जिस पत्नी से आसक्ति है, वो व्यसन है। और सुनो, आसक्ति मतलब सम्मोहन। लगता है कि यार इन जड़ पदार्थों ने हमें सम्मोहित कर लिया। ये मुझे, अगर ये मुझे मोबाइल नहीं मिलता है, आईफोन, तो मैं कितना पागल हो जाता हूं। तो सम्मोहन नहीं कर लिया इनने हमें, और हम पागलों की तरह इनके पीछे भागे जा रहे हैं। इन जड़ भोग विलास की, विषय की वस्तुओं के पीछे भागे जा रहे हैं। ये सम्मोहन नहीं कर लिया इनने, और इस कीमती मनुष्य भव को हमने आग लगा दी है। तो सम्मोहन नहीं है तो और क्या है? सम्मोहन मतलब हिप्नोटाइज कर लिया उनने। इन धन दौलत मकान रुपए पैसे विषय कसाय ने हमें सम्मोहित कर लिया ना, हिप्नोटाइज कर लिया। तभी तो हम पागलों की तरह घूमे जा रहे हैं इनके पीछे। हम सम्मोहित हो गए। कौन सम्मोहित हो गया? ये जीव, ये चेतन आत्मा, अनंत शक्तियों का संग्रहालय, जिसके एक समय के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, जो सिद्धों के समान है, वो इन जड़ के पीछे सम्मोहित होके और हिप्नोटाइज होके भागा जा रहा है इनके पीछे। आसक्ति मतलब माया, आसक्ति मतलब इंद्रजाल। और सुनो, आसक्ति मतलब बहुत कठोर शब्द है। आसक्ति मतलब वासना। आप गूगल कर लेना आज की रात, आपको मिल जाएंगे ये।
मतलब मुझे अगर आसक्ति है, मेरा अटैचमेंट है, तो ये वासना है, ये व्यसन है, ये मायाजाल है। और किसके प्रति आसक्त हूं मैं भाई साहब? उस जड़ के पीछे। मैं किससे अटैच हूं? उस जड़ के लिए। और कौन अटैच है? ये जीव, ये चेतन, अनंत शक्तियों का संग्रहालय, ये भगवान आत्मा, अनंत गुणों का गोडाउन, ये भगवान आत्मा। और किसके पीछे? जड़ के पीछे। जैसे गुरुदेव की भाषा में कहें धूल, एक शब्द में निपटा दिया उनने कि धूल छे। क्या है ये आसक्ति? मैं एक एक चीज को और कनेक्ट करूंगा। उससे पहले मैं आसक्ति की बात करता हूं थोड़ी सी, फिर मैं कनेक्ट करूंगा कि आसक्ति क्या क्या है। मैं बात करूंगा ये अटैचमेंट उम्मीद है कि डर है कि ये सेल्फिशनेस है, इसकी बात मैं करूंगा बाद में। लेकिन पहले मैं बात कर रहा हूं कि ये जो आसक्ति है, ये जो अटैचमेंट है, ये क्या है? ये भी सोचो जरा। बैंक में जो कैशियर काम कर रहा है, आसक्ति की हालत देखना, अटैचमेंट की हालत देखना कि बैंक में जो कैशियर काम कर रहा है वो 10 करोड़ रुपए रोज उसके हाथ से उसके पास आते हैं, वो गिनता है और रखता है। उसमें उसको कोई अटैचमेंट है? वो कितनी अनासक्ति के साथ रुपयों को गिनता है। अब सोचना आसक्ति और अनासक्ति का फर्क। वो कितनी अनासक्ति के साथ उन नोटों को गिनता है। उसमें अगर 1 लाख रुपए के नोट अगर फटे निकल जाएं तो उसे कोई फर्क पड़ता है? पूछवेन कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करता है? अनासक्ति के साथ गिनता है, बड़ी अनासक्ति के साथ, डिटैचमेंट के साथ गिन रहा है। 1 लाख के फटे नोट निकले, उसने साइड में रख दिया, कागज पर लिख दिया कि 1 लाख के फटे नोट निकल आए। और बैंक में डाका डल जाए और 10 करोड़ रुपए वो डाकू आके कहें कि भाई ये रुपए दे दे, तो कितनी देर लगाएगा वो देने में चाबी? क्यों? क्योंकि वो उससे अटैच ही नहीं है। वो पहले दिन से 10 करोड़ रुपए से डिटैच है, तो वो चाबी आके कहेगा भाई साहब चाबी दो, ये पकड़ ले चाबी। और शाम को 6 बज जाएंगे, जब घर जाएगा तो कोई तकलीफ होगी उसे? कोई पीड़ा होगी? आज की रात की नींद हराम होगी उसकी? आज की रात उसे नींद नहीं आएगी? ऐसा होगा? चैन से सोएगा या नहीं? ये उसके जीवन में जो शांति आई, इस किस चीज से आई? ये 10 करोड़ रुपए की वजह से शांति है या वो 10 करोड़ रुपए से डिटैच था, इससे उसके जीवन में शांति आई? फाल्गुनी बहन बोलो। अभी रुको, अभी तो आगे की बात तो अभी कहूंगा मैं। अब क्या हुआ कि 1 तारीख हुई और 1 तारीख को उसको मिली सैलरी, और वो सैलरी उसको मिलती है 50,000 रुपए। उस 50,000 रुपए की सैलरी में उसके 1,000 रुपए के नोट फटे निकल गए। अब क्या होगा? है? मुझे बताने की जरूरत है? वो लड़ लेगा अपने HR डिपार्टमेंट से, कैशियर से, अकाउंटेंट से कि अरे 1,000 का नोट चेंज करो, ये कोई फटा हुआ नोट है, मुझे क्यों चाहिए? और जैसे ही कितना क्या परिणाम कैसे होंगे अब उसके। और जैसे ही वो बैंक से निकला और बाहर पहुंचा और उसकी जेब कट गई और उसकी जेब में से उसके 5,000 रुपए निकल गए, अब उसके परिणाम कैसे होंगे? मुझे बताने की जरूरत है आपको। मैं सिचुएशन दे रहा हूं शैलेंद्र भाई, मैं सिचुएशन दे रहा हूं सिर्फ। घर आएगा, मुंह उतरा हुआ होगा, पसीना पसीना होगा, पत्नी पूछेगी क्या हुआ, कि कुछ नहीं, आज तो जेब कट गई।
कितने रुपए चले गए, 5,000 रुपए चले गए, गाड़ी मेहनत की कमाई थी, ये था वो था, और पैसे चले गए, पहले तो फटे नोट दे दिया, उसके बाद में वो 5,000 और चले गए। आज की रात नींद आएगी उसे? नहीं आएगी। क्यों ऐसा हुआ? एक तरफ 10 करोड़ रुपए चोरी चले गए, एक तरफ 5,000 रुपए गए। वो आनंद उसको किस परिस्थिति में था? ये मेरा प्रश्न ये है पूरे एग्जाम्पल का। वो शांति कौन सी परिस्थिति में थी उसको? वो निराकुल कौन सी परिस्थिति में था? वो पीस ऑफ माइंड कौन सी परिस्थिति में था? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढो। ना सवाल 10 करोड़ का है, ना सवाल 1 करोड़ के फटे नोट का है, ना सवाल 50,000 का है, ना 5,000 की चोरी का है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि वो 10 करोड़ रुपए जब वो गिन रहा था तब बिल्कुल डिटैचमेंट के साथ वो काम कर रहा था, और वो जो 50,000 सैलरी मिली 100% उसके साथ उसको अटैचमेंट था। तो जितनी, किसी ने स्क्रीन शेयर कर दी, स्क्रीन शेयर कर दी किसी ने? औरंग अब अभी करेक्ट कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं अभी। हाँ, अब वो स्क्रीन शेयर बंद कर दो ना बाकी पार्टिसिपेंट्स का। लेकिन आपकी आवाज चालू है। अच्छा, आवाज चालू थी, मैं मतलब मैं चालू रहूंगा, आप ये कह रहे हो? ठीक है, से अटैच मत होइए, ऐसा कह हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बस सुनो, आपको तो थोड़ा थोड़ा सा मौका मिलता है, 1 घंटा तो मेरे पास है पूरा आपको बोलने के लिए। ये सारा का सारा जो माहौल था, सारी जो बात थी, और जो सारी उसकी दुख था, तकलीफ थी, परेशानी थी, दर्द था, वो सारा का सारा अटैचमेंट का था। वो ना नोट का था, ना वो रुपयों का था, ना वो किसी तकलीफ का, ना किसी परेशानी का था, वो सारा उसकी अटैचमेंट का था। तो एक चीज लॉक करो कि जितने दुख हैं, जो हमने जिस बात की शुरुआत की थी कि दुख किस चीज के हैं, ये परेशानी किस चीज का है, दुख का कारण क्या है, रीजन क्या है दुख का, व्हाट इज द राइट रीजन। 1 करोड़ रुपए में नहीं है। वो रुपए में होता तो जब वो चोर 10 करोड़ रुपए लेके गया तो उसको तो प्राण निकल जाना चाहिए, सुसाइड कर लेना चाहिए। रुपये में नहीं है वो तो ये मेरे हैं, दुख इस बात का है। और सुनो आगे की बात, वो रुपए उसके हैं कि वो रुपए मेरे हैं या ये रुपए मेरे, इस बात का भ्रम है। इस बात को समझ के होल्ड कर देना, भ्रम है। हाँ। वो ना सुनो, और मजे की बात, सबसे ज्यादा एक्साइटिंग, कि वो 10 करोड़ भी उसके नहीं थे और ये 50,000 भी उसके नहीं हैं, पर वो 10 करोड़ मेरे नहीं है इस बात का वस्तु स्वरूप का ज्ञान उसे था, और ये 50,000 मेरे हैं इस वस्तु स्वरूप का ज्ञान ना हो कि इस बात का भ्रम उसे था। बस अब ठीक किसे करना है? वस्तु स्वरूप में कुछ ठीक करना है, वस्तु में ठीक करना है, रुपए में ठीक करना है, जड़ में ठीक करना है, चेतन में ठीक करना है, कि वो जो भ्रम हुआ था ना, उस भ्रम को ठीक करना है। और टोडरमल जी ने मोक्ष प्रकाश में लिख दिया 14 अधिकार में कि भ्रम जनित दुख का उपाय मात्र भ्रम दूर करना है और कुछ नहीं। तो सुनो, ये जो अटैचमेंट है ना, ये भी भ्रम ही है, और ये भ्रम नहीं होता तो टूटना बहुत मुश्किल था। ये भ्रम है इसलिए टूट सकता है। अब एक सिचुएशन और दे रहा हूं मैं। आपकी ड्रीम कार है मर्सिडीज, है ना? अभी भी हिंदुस्तानियों की बात करता हूं मैं, आपकी कौन सी है मुझे पता नहीं है, अब आपकी मर्सिडीज ही मान लो, ठीक है ना? और अब आपने बहुत दिनों से सोच रहे थे कि मुझे मर्सिडीज लेनी है, मुझे मर्क लेनी है, मुझे मर्क लेनी है, और आप मर्क लेने के लिए गए, तो शोरूम में भी आप गए, आपने एंट्री करी शोरूम में, ठीक है? इस वक्त के आपके परिणाम सुनना जरा। फिर उसने कहा कि ये जो सी क्लास है ना, ये बहुत बढ़िया है, और आपने खोला, और अब सी क्लास में आप बैठे, उसकी टेस्ट ड्राइव नहीं ले रहे हो, सिर्फ उसको चेक करने के लिए। इस वक्त के आपके परिणाम, ठीक है? और लौट के आप वापस घर आ गए,
इस वक्त के हमारे परिणाम, और अगले दिन जब हम एडवांस का चेक लेके गए और उसने कहा कि ये जो कार खड़ी है ना काले रंग की, ये कार ही आपकी कार है। अभी हमने एडवांस दिया है ना, अभी फुल पेमेंट नहीं हुआ, अभी लोन अप्रूव नहीं हुआ है, अभी सिर्फ मैंने एडवांस दिया है उसको 10,000 रुपए, है ना। और उसने कहा कि यही वाली कार आपकी है, यही मैंने आपको रिजर्व कर दी है, यही आपके लिए ब्लॉक कर दी है, और अब आप वापस उस कार पे जाते हो कि नहीं। कल तो देखी थी ना कि नहीं भैया, कल कुछ और देखा था, आज कुछ और देखना है। और फिर दरवाजा खोल के अब आप उस कार के अंदर बैठे, तो कल जो बैठे थे उसमें और आज जो बैठे उसमें कितना बड़ा फर्क है। अभी कार अपनी हुई नहीं है, अभी लोन पास हुआ नहीं है, घर में लाए नहीं है, चाबी दी नहीं है। कल तक उस कार को देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, शब्दों को ध्यान से सुनना, कैसी है, लेनी है नहीं लेनी है, अच्छी है बुरी है, ये लेनी है कि वो लेनी है, ऑब्जर्वेशन मोड में थे। हमारे जैसे ये मोबाइल में अलग अलग मोड होते हैं ना, नाइट मोड हो गया, डे मोड हो गया, फलाना मोड, थीम का मोड, तो हमारे पास ये मोड है ना अलग अलग हमारे ज्ञान में। हम कल तक उस ऑब्जर्वेशन मोड में थे कि हमें ये लेनी है कि नहीं लेनी है, अभी लेनी है कि वो मॉडल लेना है कि ये कलर लेना है कि वो कलर। जैसे उसने कहा ये काले रंग की यही वाली आपकी है, वो ऑब्जर्वेशन मोड शिफ्ट हो गया अटैचमेंट मोड में। और अब मैं जो बैठा उस कार में, कल तक मैं डिटेच होके बैठ रहा था, अभी उस उदाहरण को समझना सिर्फ यहां पे कुछ समझ दृष्टि नहीं हो गए थे हम लोग। कथा तो पूरी थी कल भी, लेकिन अभी मैं सिर्फ डिटेचमेंट और अटैचमेंट की बात कर रहा हूं, उसी बात को पकड़ने की कोशिश करना। कल के जो परिणाम थे वो और आज के जो परिणाम हैं उसमें कितना जमीन आसमान का फर्क आ गया। आज कितनी बड़ी अटैचमेंट हो गई, और इतने में क्या हुआ कि वहां से हाउसकीपिंग वाला निकला, और हाउसकीपिंग वाले आदमी के वो जो पोंछा लगाता है, पोंछे लगाने का जो डंडा था वो उसकी डिग्गी में टकरा गया। अब बोलो, मुझे लगा। हाँ, ये कौन बोला मुझे लगा? मिले आपको 100 में से 100 मार्क्स। अभी 10,000 रुपए दिए, अभी लोन पास नहीं हुआ, मेरी हुई नहीं, मेरे नाम नहीं हुई, मेरी रजिस्ट्री नहीं हुई, अभी कुछ नहीं हुआ। वो हाउसिंग वाले का डंडा लगा, देख के नहीं चलता। ये क्या है? ये दुख किस बात का हुआ? अपनेपन का। हाँ, वो अपनेपन का, वो अटैचमेंट का, वो अटैच हो गया मैं उससे, है ना। अब हम घर आ गए, ठीक है ना, और रात को पत्नी ने कहा कि नहीं यार वो तो डंडा लगा दिया, अब शकुन हो गया, है ना। अब अपने को वो नहीं चाहिए, और कल हम जाते हैं, हम मुझसे कहते हैं भैया ये हमारी वाली नहीं चाहिए, ये वाली तुमने दी थी ना, ये हमको नहीं चाहिए। वो कहता है ठीक है भाई साहब, एज यू विश, मैं चेंज कर देता हूं। सुनो, अब उसने चेंज कर दी, और पीछे खड़ी हुई जो काली वाली थी वो मुझे दे दी कि वो वाली ले लो आप। आज फिर वो डंडा लेके हाउसकीपिंग वाला निकला, और फिर उसने आगे वाली कार में फिर उसकी पीछे डिग्गी में उसे डंडा टकरा दिया। और आप तो पीछे वाली कार के पास खड़े थे, आप पत्नी को देख के क्या कहते हो, कौनी मार के वो कारी अब सकोले मुस्कुरा रहे आप। अब आपने पत्नी को कोने मारी और कहा देख अच्छा रहा, अपनी वाली में नहीं टकराया, कली वाली में टकराया। अब जी अपनी वाली हो गई, वो पराई वाली हो गई कल वाली। अरे मूर्खता तो देखो इस आदमी की, इसकी अटैचमेंट की प्रवृत्ति तो देखो ये कैसी। अब मैं नहीं कहूं ये बात कि कुत्ते की लपलपाती हुई इन टपकती हुई लार की तरह इसका अटैचमेंट इन जड़ पदार्थों के साथ लगा रहता है। ये अपनी वाली हो गई अब।
जी मैं एग्जांपल दे रहा हूं ना, ये अपने अपने ऊपर ले लेना, अपने भी कोई भी चीज को पकड़ के कर लेना। एक करोड़ एग्जाम्पल है वो, और 1 करोड़ क्या है, अनंत है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हम यही कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। और हर घटना का ऐसा ही एग्जाम्पल है। कितने अटैच हैं हम। अगले दिन गए बच्चों को लेके, और क्या कहते हैं कि बेटा वो अपनी वाली वो खड़ी। अच्छा अपनी वाली हो गई, अरे तुम्हारी रजिस्ट्री हो जाए, तुम्हारे नाम लिखी जाए, तुम पैसे दे दो, फिर वो अपनी वाली हो तो समझ में आता है। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब हम कैसे तैयार बैठे हैं, हमारे एंटी में कैसे खड़े हैं कि किसी भी जड़ पदार्थ को, किसी भी पर पदार्थ को ऐसे टन करके उसे अटैच होने के लिए हम तैयार बैठे हैं, हर पल, हर मिनट, हर क्षण। तो मेरे दुखों का अंबार तो लगने ही वाला है, मेरे दुखों का अंबार तो लगने वाला है, वो छूटने वाला है ही नहीं। अब देखो एक और एग्जांपल देता हूं, मैं मेरे पे लेके देता हूं, आप पे लूंगा तो आप बुरा मान जाओगे, और मैं किसी दूसरे आदमी का एग्जांपल फैब्रिकेट करूंगा तो वो उतना रियलिस्टिक नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो मैं मेरे पे ही ले लेता हूं। तो अब इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि मैं अपनी मजाक उड़ाऊं, इससे बढ़िया कोई बात तो हो नहीं सकती। तो हमें मकान लेना था, घर लेना था, तो अब घर लेना है, घर लेना है, घर लेना है, नया घर लेना है, बड़ा घर लेना है। तो अब हर अखबार आता है, और हर अखबार ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें। जयपुर में घूमने निकले रोज, तो ये वाली बिल्डिंग कैसी है, वो बिल्डिंग कैसी है, वो लगा कि पूरा जयपुर ही अपना है। ये ले लो, वो ले लो, फलाना ले लो, ठीम का ले लो। फिर एक दिन विचार किया कि नहीं नहीं नहीं, स्मारक से पास रहना है, और स्मारक से 100 मीटर 200 मीटर की दूरी से कहीं बाहर नहीं जाना है। तो जिस क्षण ये निर्णय हुआ, और निर्णय हो गया, श्रद्धा में बात बैठ गई कि अब स्मारक से 200-300 मीटर की दूर नहीं जाना, तो पूरे जयपुर से समेट के वो जो मेरी आसक्ति के भाव थे, ये सिमट के बापू नगर में नहीं, स्मारक के 300 मीटर के सराउंडिंग में सिमट गए। तो मैं से कह सकता हूं कि तू पूरी दुनिया से समेट के अपने आप को कहीं एक जगह तो टिका ले। मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात कह रहा हूं। मैं अभी तो मेरा पूरी दुनिया मुझे दिखाई दे रही है, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, और अब मैं सिमट के आ गया स्मारक के 300 मीटर पे। और जैसे मैं 300 मीटर पे हुआ और एक बिल्डिंग मिली, और वो बिल्डिंग फाइनल हो गई। अब सुनना ध्यान से, क्या ये फाइनल हो गई, एडवांस दे दिया, अभी एडवांस ही दिया है। और जिस क्षण वो जिस एडवांस दिया, अब हम अगले दिन जयपुर में निकले, हमारी दृष्टि किस पर है? हमारी नजर है कि ये बिल्डिंग देख लें, वो बिल्डिंग देख लें, वो फलाना कर लें। वो मेरी सारी आसक्ति, वो सारी मेरी लोभ की प्रवृत्ति, वो सारा का सारा मेरा अटैचमेंट चारों तरफ से सिमट के एक बिल्डिंग पे आ गया, एक फ्लैट पे आ गया, और मैं सब जगह से मैं विरक्त हो गया। विरक्त शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं। अखबार में विज्ञापन आ रहा है, मैं देख ही नहीं रहा, हो गया ना काम। फिर दलाल आता है, भाई साहब वो एक मकान और आया है, अरे भाई नहीं चाहिए, हो गया काम, मैंने समेट लिया ना। मैं मेरी जो आसक्ति के परिणाम और भाव जो पूरी दुनिया में फैल रहे थे, वे एक जगह आके सिमट गए कि नहीं? प्रवृत्ति, भावों को पकड़ने की कोशिश करना, उस प्रवृत्ति को पकड़ने की कोशिश करना। तो ये भी तो हो सकता है कि वो एक जगह भी नहीं रहे। जब 1000 से 1 पे आ सकते हैं, तो आइडियली तो ये है कि वो आसक्ति का परिणाम उस एक पे भी नहीं रहे। आप समझ रहे हो मैं जहां ले जाना चाहता हूं? अतुल भाई किधर चले गए? हाँ राजीव जी दिख रहे हो ना? हाँ हाँ, मैं जयपुर से समेट पे 1 पे आया, शशि बुआ, मैं जयपुर से समेट के मैं 1 पे आया, और 1 से समेट के मैं उसे ये भी तो कर सकता हूं कि उससे वहां से भी मैं खत्म कर दूं। आइडियल तो वो है।
मैं इसलिए जो लॉ ऑफ डिटैचमेंट है वो सबसे क्रिटिकल चीज है। अगर मैं उसमें मुझे आंशिक निराकुलता हुई जब मैं पूरे जयपुर से समेट के एक बिल्डिंग पे आया, और मैं पूरी तरह से निराकुल हो सकता हूं कि मैं जिस पे हूं उससे भी मैं अपने आप को डिटैच कर लूं। जब शादी करता है ना कुंवारा लड़का, तो पूरी दुनिया की लड़कियां उसे शादी योग्य दिखाई देती हैं, है ना। इससे कर लूं, इससे कर लूं, इससे कर लूं। 150 प्रपोजल आते हैं। अमेरिका में नहीं आते होंगे, हिंदुस्तान में तो बहुत सारे आते हैं, है ना। और जब एक से पक्की हो जाती है तो उन सबसे विरक्त हो जाता है कि नहीं, वो उन सबसे अनासक्त हो जाता है कि नहीं, उन सबसे डिटैच हो जाता है कि नहीं, कि वो जो 20 प्रपोजल पड़े हुए थे और छांट आते, जैसे इसके बाप की मर्जी चलती है छांटने में, और मैं जिससे चाहूंगा उससे करूंगा, ये सोचता है, और मैं जिसको चूज करूंगा वो हो जाएगा। वो तो होता नहीं है, लेकिन मानता तो ऐसा ही है ना कि 20 प्रपोजल हैं, मैं जिस पे हाथ रखूंगा वो उससे शादी होगी। अरे बेटा, वो तो अनादिकाल पहले नक्की होगी थी किससे होनी है। तू कर ले जितने नाटक तुझे करने हो, होनी तो उसी से ही, बंधनी तो वो ही गले में है जो नक्की है ना। या तू बंधेगा उससे गले में, या वो बंधेगी तेरे गले में। तो अब तू 20 लेके बैठा है और अब एक से फाइनल हो गए, तो 19 के प्रति भाव कैसा होता है? वो डिटैचमेंट हो गया। वो जो 19 के प्रति तेरा भाव आया, और अभी तो 20 के प्रति अटैचमेंट दिख रहा था, ये कंफ्यूजन की स्टेज में था, ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, और वो समेट के वो 19 के प्रति जो तेरी डिटैचमेंट हुई और एक पे आके टिक गई। हम ये कह रहे हैं कि वो भाव है लॉ ऑफ डिटैचमेंट का, वो है डिटैचमेंट की भावना। और अब आगे की बात तो ये कि जो एक पे टिकी है उस एक का भी तुझे उसी तरह से तेरा भाव होना चाहिए जो तेरा 19 के प्रति था। अब आपकी शादी हो गई, 10 साल बाद 19 में से एक लड़की आपको और दिखी और आपकी पत्नी साथ में है। आपको ऐसा लगता है क्या? अब में प्रपोजल आया था, हमारे पास आई थी, बोल मत देना, हाँ तुमने अगर बोल दिया ना तो आज की रात तुम्हारी गई बेटा, रहना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, रहना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे व्हाट्सएप खोजे जाएंगे तुम्हारे पीछे से। उसमें भी तुम्हें आसक्ति नहीं रखनी पड़ेगी। ये लिखा है मैनी टू वन, वन टू फाइनली नील। यस, ये हिमांशु ने लिखा है। यस, मैनी टू वन है, वन टू नील। वो जो 19 के प्रति जो अनासक्ति का भाव था और एक के प्रति आ गया था, 19 में से एक तुझे और दिखी, आज भी तुझे उसके प्रति बिल्कुल ऐसी अनासक्ति का भाव रखना पड़ेगा। और तूने अगर उसमें आसक्ति दिखाई तो जैसे आज की रात बर्बाद हो जाएगी, रहना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही हम जड़ पदार्थों के साथ अनलिमिटेड आसक्ति के भाव रखे हुए हैं, तो समझ लो हमारा रहना कितना मुश्किल हो रहा है, हमारी कितनी तकलीफ है, कितने दुख के अंबार हैं, कितनी आकुलता के पिंड हमने ओढ़ रखे हैं, और हम इस संसार समझ में रुलने वाले हैं। बस एक पत्नी के झगड़े को तो हमें समझ में आ जाता है कि आज की रात खराब होगी, रहना मुश्किल होगा, फिर अनंत जल पदार्थों के साथ आसक्ति का भाव तो मुश्किल कितना हो रहा है, प्रति पल प्रति समय। देखो ये लोग, जो लोग ना एबॉर्शन कराते हैं, अब तो हिंदुस्तान में भी वो लीगल हो गया। मैं पूछता हूं, 3 महीने के बच्चे को एबॉर्ट करा दिया तो मां बाप को असर ही नहीं पड़ता, लेकिन पैदा हो जाने के बाद अगर वो 2 दिन बाद मर जाए तो एक मां रो रो के घर भर देती है। क्यों है? आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये दुख किस बात का है? क्या अमित जी, किस बात का दुख है? पेट में 3 महीने का बच्चे को तुमने मार डाला और तुम्हें असर ही नहीं हो रहा है,
और वो निकल के आया और 3 दिन का बच्चा भी अगर मर गया तो तुम रो रो के घर भर रहे हो, ये किस बात का दुख है? तो ये बाहर निकल गया। सुनो कितनी गजब की बात है, गजब की बात सुनना, बहुत बारीक बात कहने जा रहा हूं, मतलब ऑब्जर्वेशन बहुत बारीक है कि तुझे इस चक्षु इंद्रिय से 3 महीने के बच्चे को देखा नहीं तो तुझे मारने तक में तकलीफ नहीं है, लेकिन इस चक्षु इंद्रिय से तूने 3 दिन के बच्चे को एक बार देख लिया तो तू इतना अटैच हो गया, इतना अटैच हो गया कि उसके मरने पे तूने 3 दिन खाना नहीं खाया। ये अटैचमेंट चक्षुंद्रिय के कारण होगी इतनी सी बस कि देख लिया इसको, उसे अपना मान लिया। और 3 महीने का बच्चा, 3 महीने का बच्चा जो पेट में पल रहा था वो तेरा अपना नहीं था। देखो तो सही है अपनेपन की पराकाष्ठा, देखो सही है ये अटैचमेंट की पराकाष्ठा है। ये इसे मैं कहता हूं आसक्ति मतलब जुड़ाव, जुड़ाव। इन चीजों से जितना जुड़ाव होगा वो मेरे उतने दुख का कारण होगा। मुझे उस जुड़ाव पे हिट करना है, मुझे उस जुड़ाव पर चोट मारनी है, मुझे उस जुड़ाव को रोकना है। वो जो मेरा जुड़ाव है, वो जो अटैचमेंट है, उससे मुझे डिटैचमेंट की दिशा में लेके जाना है। जैसे ही मैं उस डिटैचमेंट की दिशा में लेके जाऊंगा तो समझ लेना कि मेरी जो आकुलता है वो कितनी आसान हो जाएगी। इसे मैं और एक बात कहता हूं, फिर खत्म करता हूं कि हम जिंदगी में ये बात कहते हैं संसार के कामों में, संसार के जो दुनियादारी काम है कि इफ यू वांट टू बिकम अ मोर इफेक्टिव देन यू हैव टू डिटैच फ्रॉम द रिजल्ट। इफ यू वांट टू बिकम अ मोर इफेक्टिव, अगर आप बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनना चाहते हो ना तो आपको रिजल्ट से डिटैच होना पड़ेगा। और अगर आप रिजल्ट से डिटैच होकर काम करोगे तो आप ज्यादा इफेक्टिवली काम कर पाओगे, क्योंकि आपका फोकस वर्किंग पर होगा। आपका फोकस रिजल्ट पे नहीं है, वर्किंग पे है। तो रिजल्ट से होने वाला जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस आपको नहीं होगा, और रिजल्ट वाला स्ट्रेस आपकी वर्किंग को इफेक्ट करता है, इसलिए आपकी वर्किंग खराब हो जाती है। रिजल्ट के स्ट्रेस को खत्म कर दो तो वर्किंग इफेक्टिव हो जाएगी। आपको अगर हमें पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, और बच्चे को पढ़ाई करने का इतना स्ट्रेस है कि अगर 99% मार्क्स नहीं आए तो बहुत मुश्किल हो जाए, तो कितना स्ट्रेस होता है। और उसको अगर उस रिजल्ट से आप स्ट्रेस फ्री कर दो कि बेटा कोई चिंता मत कर, तू 99% मार्क्स आए, चाहे 95 आए, चाहे 100% आए, चिंता मत कर, तेरा उद्देश्य ये है कि ज्ञानार्जन करना तेरा उद्देश्य है। आप ये मत समझना कि हम ये कह देंगे तो बच्चा कैजुअल हो जाएगा। मैं कैजुअल करने की बात नहीं कर रहा हूं। तो पर्पज क्या है? ज्ञानार्जन। रिजल्ट क्या आना है? 99% मार्क्स। अगर से 99% मार्क्स से अगर डिटैच कर दोगे तो ज्ञानार्जन करना उसका इफेक्टिव हो जाएगा कि नहीं? जिसने अतुल भाई आपसे कह दें कि भैया सुनो, ये पंडित जी के प्रवचन के बाद आपको 10 मिनट बोलना है, तो जो पंडित जी का प्रवचन आप सुन रहे हो वो पूरा का पूरा आपका खत्म हो गया उस दिन का। तो क्योंकि आप तो अब बोलना है। जब आप रिजल्ट से डिटैच होकर बैठे हो, है ना, जब आप रिजल्ट से डिटैच होकर बैठे हो तो कितनी शांति से बैठे होगे। और जो महानुभाव हमारे सम्माननीय श्रोतागण वीडियो बंद करके बैठे हैं, वे तो और बहुत आराम में बैठे हैं, उन्हें तो कोई चिंता नहीं है। ये तो और बिल्कुल डिटैच ही हो गए पूरी तरह से ही। अब पंडित जी अलर्ट होकर बैठे हैं, नोट्स लेके बैठे हैं, तैयारी से बैठे हैं, लाइटें फाइटें लगा के बैठे हैं, प्रिपरेशन से बैठे हैं। तो हमको तो स्ट्रेस है, क्योंकि हम तो अटैच हैं इस बात से कि हम बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट होना चाहिए, बढ़िया चीज दिखनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए। नहीं तो आप क्या सोचोगे कि यार क्या समझा दिया। तो हम स्ट्रेस में बैठे, भाई साहब पसीना आ रहा है हमको। और जो सुनने वालों को बिल्कुल नहीं है, और वीडियो बंद करने वाले तो बिल्कुल ही आत्मा में ही चले गए हैं। और अगर मैं इस रिजल्ट से डिटैच हो जाऊं
कि यार जो तुम्हें समझना होगा समझना, नहीं समझना मत समझना, मैं तो अपनी बात कह रहा हूं, तो मैं कितना इफेक्टिव हो जाऊंगा। तो अगर आपको ज्यादा इफेक्टिव होना है, राइट, तो अगर आपको बहुत इफेक्टिव होना है तो रिजल्ट से डिटैच होना पड़ेगा, चाहे वो आपकी जॉब में हो, आप सोचना, और चाहे आपके, इस बात को मैं ज्यादा लंबाऊंगा नहीं। तो मुद्दा इतना है कि अगर दुनिया में भी अगर इफेक्टिव होना है तो रिजल्ट से डिटैच होना पड़ेगा। और अगर आपको ये काम, जो लोग रिजल्ट से अटैच होते हैं, जो लोग रिजल्ट से आसक्त होते हैं, उनका जो एंड होता है ना, वो सुसाइड होता है। यस मयूरी बहन, हिमांशु, यस, थैंक यू। आप समझ रहे मेरी बात को? जो लोग रिजल्ट से अटैच होकर काम करते हैं उसका एंड रिजल्ट सुसाइड होता है। आपको पता है उस सुशांत ने सुसाइड कर ली, क्यों? क्योंकि वे रिजल्ट से अटैच हो गए। लेकिन जो रिजल्ट से अटैच नहीं है उसका भी सुसाइड करने का कोई संबंध ही नहीं होता। वो लोग सुसाइड करते हैं जो रिजल्ट से बहुत अटैच हो जाते हैं, और वे लोग जो अनासक्त होकर काम करते हैं, डिटैच होकर काम करते हैं, वे गिरते हैं, उठते हैं, झटकारते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। हमारे सम्यक दृष्टियों की जो प्रवृत्ति है, भरत चक्रवर्ती पे दादा ने लिखा है। अब वो दादा को तो बहुत धुन चल रही है, वैसे कोई भी हो, पर वो भरत चक्रवर्ती दादा को आए बिना तो रहता नहीं है, क्योंकि उस पर ही काम कर रहे हो, आपने भी सुना होगा। तो वो जो भरत चक्रवर्ती की प्रवृत्ति है, वो भले ही 6 खंड का राज जीत रहा है, 96,000 रानियां हैं, वे सब भोगों को भोगते हुए भी वो अनासक्त है, वो डिटैच है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञानी के भोग भी निद्रा के कारण है। क्यों? क्योंकि वो अटैच नहीं है, वो डिटैच होकर काम कर रहा है। ज्ञानी के भोग निद्रा के कारण है। और ये बात समझ में नहीं आती, कैसे हम भोग रहे तो बंद के कारण है, वो भोग रहा निद्रा के कारण है। कि भैया तू अटैच होके भोग रहा है, वो डिटैच होके भोग रहा है। वो मस्जिद में बैठ रहा है तो भी पुण्य कमा रहा होगा, और तू मस्जिद में बैठ रहा है तो पाप कमा रहा होगा, क्योंकि वो मस्जिद में डिटैच होके बैठा हुआ है, तू मस्जिद में अटैच होके बैठा हुआ है। वो निरासक्त, वो अनासक्त होके बैठा हुआ है, तू उसी में आसक्त होके बैठा हुआ है। जिस घर में रह रहे हैं वो घर में हम डिटैच होके रह रहे हैं कि अटैच होके रह रहे हैं? वो आसक्त होकर रह रहे हैं कि अनासक्त होकर रह रहे हैं? आज की रात ये सोचना है। होमवर्क, अच्छा मेरे यहाँ रात है, आपके तो दिन है। हाँ, ये भी बड़ा भ्रम है, इल्यूजन है बहुत बड़ा। मैं तुझे से ये सोच रहा था कि आपकी रात है, आप जाके सो जाओगे, अब तो मैं होमवर्क दे दूं। ये भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना है, मेरा भ्रम दूर हो गया। इतनी देर में आप तो दिन में हो, हम रात में। हम दिन में सोच लेंगे। हाँ, दिन में सोचो, फिर आपकी रात तो होगी, ऐसा थोड़ी है जो नहीं होगी। तो होमवर्क तो है ये सोचना, एक प्रतिपल। मेरा विषय अभी खत्म नहीं हुआ है, समय खत्म हुआ है। जैसे अभी हिंदुस्तान में लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। सही बात है। तो ऐसे लोग यहाँ पे अब निकल पड़े, लॉकडाउन खत्म हो गया तो उनको समझाना पड़ रहा है, भैया कोरोना खत्म नहीं हुआ, मेरा आज का समय खत्म हुआ है, विषय खत्म नहीं हुआ। मैं विषय और दूंगा, पर एक पंचलाइन बोल के इसको खत्म करूंगा कि वास्तव में तो जब आसक्ति में जड़ वस्तुएं हमारी मालिक बन जाती हैं और अनासक्ति के भाव में जड़ वस्तुओं के मालिक हम बन जाते हैं। जब आसक्ति होती है ना तो जड़ पदार्थ हमारे मालिक बन जाते हैं। अनासक्ति का भाव होता है, हम डिटैच हो जाते हैं, तो वास्तव में हम उनके मालिक बनते हैं, क्योंकि हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हमें असर ही नहीं हो रहा है। सच बताऊं, वस्तुओं को भोगने का आनंद भी उनके प्रति अनासक्ति के भाव में ही है। अगर उनको भोगने का आनंद लेना है तो भी। क्यों विपिन जी, है ना? तो ये बात बहुत गजब की है। और हम अभी और बात करेंगे कि चिन्ह मूरत धृगधारी की मोए रीत लगत है कुछ अटापटी। मैंने कहा था मैं लैंड करूंगा तीसरे दिन किसी और जगह पे पहुंच के,
और हम बात करेंगे तो आपके पास ये धारा और धुन चलनी चाहिए कि व्हाट इज द लॉ ऑफ डिटैचमेंट। और मुझे जीवन जो बिताना है, जीवन में जो जीना है, वो मुझे डिटैचमेंट के साथ जीना है। नुपुर, थैंक यू वेरी मच। कुछ मैसेज आ रहे हैं। हाँ, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं शायद वो बात को किसी भी तरह से हम अंदर तक डीपली कर लें, और मैंने इस पे काफी तैयारी की हुई है। और मैं आपको बताऊं कि मैं नॉन जेंस तक कोई बात मैंने उनके अंदर तक उतारी है, उतार रहा हूं, क्योंकि चीज तो गजब की है, तत्व ज्ञान तो बहुत गजब का है। और ये बात तो कोई भी समझने जैसा किसी भी व्यक्ति को है। और हम इस बात को, लॉ ऑफ डिटैचमेंट को, इसमें लॉ है, ये सिद्धांत है, इसमें डिस्कशन नहीं चाहिए। ये सिद्धांत है, ये कानून है, ये लॉ है, ये समझना है। कोई सिद्धांत में यूनिवर्सल ट्रुथ है, सूरज पूरब से उगता है, इसमें कोई डिस्कशन थोड़ी है। तो ये जो लॉ ऑफ डिटैचमेंट है ना, ये समझना है, जानना है, इस बात से हम उसे समझ सकें। सो बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात कह के मैं अपनी बात पूरी करता हूं।